क्या हो अगर पैसे के बारे में हमें आज तक जो कुछ भी सिखाया गया है वो गलत हो। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड बिल्कुल यही सवाल खड़ा करती है। और ये वो किताब है जिसने सच में लाखों लोगों के लिए दौलत के मायने ही बदल दिए। तो आज हम इसके सबसे दमदार नियमों को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। अमीर बनना तो बहुत मुश्किल है। ये बात हम सबने कहीं न कहीं सुनी ही है ना? ऐसा लगता है जैसे ये सोच हमारे समाज में बहुत गहराई तक बैठी हुई है कि दौलत वो तो बस कुछ किस्मत वाले लोगों के लिए ही होती है। पर क्या ये सच में कोई नियम है या सिर्फ एक कहानी जो हम खुद को सुनाते आ रहे हैं? देखिए, इस पूरी किताब का जो सार है वो रॉबर्ट की अपनी ही कहानी में छिपा है। उनके दो पिता थे। एक जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, वो पीएचडी थे, एक अच्छी सिक्योर नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते थे। और दूसरे थे रिच डैड, जिन्होंने 8वीं क्लास के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी, पर वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। सोचिए, एक ही लड़के को पैसे के बारे में दो बिल्कुल अलग-अलग सबक मिल रहे थे। सवाल तो ये उठता है कि सोच में इतना बड़ा फर्क आया कहाँ से? इसका जवाब उनकी पढ़ाई लिखाई या मेहनत में नहीं था, बल्कि उनकी सोच, उनके माइंडसेट में छिपा था। रिच डैड का सबसे बड़ा सबक यही था कि पैसा कमाना ना एक बाहरी खेल से कहीं ज्यादा एक दिमागी खेल है। और ये सब शुरू होता है दो अलग-अलग तरह की मानसिकता से। और वो मानसिकता क्या है? ये रही वो सबसे जरूरी बात। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग वो ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। बस यही एक सोच है जो दौलत के पूरे खेल को पलट कर रख देती है। तो इस सोच को अपनाने के लिए पहला नियम क्या है? पहला नियम है उस जाल से बाहर निकलना जिसमें दुनिया के 99% लोग फंसे हुए हैं। इसे रिच डैड ने एक नाम दिया था, द रैट रेस, यानी चूहों की दौड़। तो ये रैट रेस आखिर है क्या? जरा सोचिए। खूब मेहनत से पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। नौकरी मिल गई तो और ज्यादा सैलरी के लिए और मेहनत करो। सैलरी बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ गए। फिर उन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत। ये डर और लालच का एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता, बस गोल गोल घुमाता रहता है। ये चक्र कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमें सिखाया जाता है, स्कूल जाओ, एक सेफ नौकरी ढूंढो। हम कमाना शुरू करते हैं और साथ ही खर्च करना भी। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हमारा लाइफस्टाइल भी महंगा होता चला जाता है। और बस हम एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ने लगते हैं जो कभी रुकती ही नहीं। रास्ता एकदम सीधा लगता है, पर मंजिल वो कभी नहीं आती। रिच डैड ने इसके लिए एक बहुत ही मजेदार मिसाल दी थी। उन्होंने कहा कि पैसे के लिए काम करना उस गधे की तरह है जो अपने ही मालिक की लगाई गाजर के पीछे भागता रहता है। उसे हमेशा लगता है कि बस थोड़ी और मेहनत और वो गाजर उसे मिल जाएगी, पर वो गाजर हमेशा उसकी पहुंच से बस कुछ इंच आगे ही रहती है। तो भाई, इस रैट रेस से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। ये अमीरों की भाषा है और असली फाइनेंशियल एजुकेशन यहीं से शुरू होती है। इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, बस इतना ही। ये इनकम का एक सोर्स है। और ठीक इसके उलट लायबिलिटी यानी देनदारी वो चीज है जो जेब से पैसा निकालती है। ये रिसोर्सेज को कम करती है। सीधी सी बात है, अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज जमा करते हैं। और अक्सर ये सोचते हैं कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। तो चलिए एक बड़ा सवाल पूछते हैं, एक घर वो एसेट है या लायबिलिटी? हमारी पारंपरिक सोच तो यही कहती है कि ये एक एसेट है, लेकिन रिच डैड के हिसाब से सोचें तो अगर उस घर में खुद रहा जा रहा है और उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस पर पैसा खर्च हो रहा है, तो वो तो जेब से पैसा निकाल रहा है, इसलिए वो एक लायबिलिटी है। एक बार एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझ आ गया तो तीसरा नियम एकदम साफ हो जाता है, अपने काम से काम रखो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दो। इसका असली मतलब है अपनी नौकरी करते हुए अपना खुद का एसेट वाला बिजनेस खड़ा करो। इसकी शुरुआत बहुत समझदारी से करनी होती है। अपनी दिन की नौकरी को पकड़े रहिए क्योंकि वो बिल्स चुकाएगी, लेकिन शाम को और वीकेंड पर अपने एसेट कॉलम पर काम कीजिए। एक ऐसा बिजनेस बनाइए जो जेब में पैसा डाले। गोल सैलरी बढ़ाना नहीं, बल्कि एसेट्स बनाना होना चाहिए। और जिस दिन एसेट से आने वाली इनकम सैलरी से ज्यादा हो जाए, समझ लीजिए उस दिन सही मायनों में आज़ादी मिल गई।
इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक ने एक बार कुछ स्टूडेंट से कहा था कि उनका बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट है। मैकडॉनल्ड्स की असली दौलत बर्गर से नहीं, बल्कि दुनिया भर में उसकी फ्रेंचाइजी के नीचे की जमीन से आती है। उन्होंने अपने असली एसेट पर फोकस किया। तो पहले 3 नियम तो एक मजबूत नींव की तरह हैं। एक बार ये पक्के हो जाएं तो फिर कुछ एडवांस्ड रणनीतियों की तरफ बढ़ा जा सकता है। ये वो नियम है जो बताते हैं कि अमीर लोग इस खेल को एक अलग ही लेवल पर कैसे खेलते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क आता है टैक्स में। रिच डैड बताते हैं कि टैक्स की शुरुआत असल में अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की मदद करने के लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा खेल ही बदल गया। आज हालत ये है कि सबसे ज्यादा टैक्स का बोझ मिडिल क्लास पर है, जबकि अमीर लोग कॉरपोरेशंस और नियमों की अपनी समझ का इस्तेमाल करके कानूनी तौर पर अपना टैक्स बहुत कम कर लेते हैं। रिच डैड का एक और बड़ा सबक था, अमीर लोग पैसा कमाते नहीं, वो पैसा ईजाद करते हैं, यानी बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढते, वो प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए बिजनेस बनाते हैं। असली दौलत किसी आइडिया पर एक्शन लेने की हिम्मत से आती है, उस डर को जीतने से आती है जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। और आखिर में रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा। जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी तो पब्लिशर ने टाइटल सजेस्ट किया द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन रॉबर्ट ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइटल चुना, अगर आप अमीर और खुश रहना चाहते हैं तो स्कूल मत जाओ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं होता, उसे बेचना भी आना चाहिए। तो ये सब जानने के बाद आखिर में बस एक सवाल बचता है, पूरी ईमानदारी से खुद से पूछने वाला सवाल, क्या हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं या हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है? इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी की कहानी लिख सकता है।